हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटों से हमारे साथ है उत्तम मैम, जिनका 121 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और मैम का ये थर्ड अटैम्प्ट था। और मैम का जो ऑप्शनल है वो पवेड है और मैम एक छोटे से गांव में रहकर अपनी तैयारी करते थे, हरियाणा में रहकर। तो आज मैम की जर्नी जानेंगे क्योंकि उन्होंने सेल्फ स्टडी कर ये सफलता को हासिल किया है। तो जो भी बातें हैं मैम के बारे में आज हम डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैम सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। ओके, मेरा नाम उत्तम पहल है। मैंने अपना जो बेसिक एजुकेशन था 10th क्लास तक वो मेरे गांव के स्कूल से ही किया, ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद क्योंकि मेरे गांव के स्कूल में साइंस पढ़ने की फैसिलिटी नहीं थी, यहाँ उसके लिए अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मैं अपने नियरेस्ट टाउन जींद चली गई, जहाँ से मैंने 11th और 12th क्लास की SD स्कूल से। उसके बाद मैंने सोनीपत GVM गर्ल्स कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया। पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किया था और ग्रेजुएशन फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया था। ओके। आफ्टर दैट मैंने अपना सिविल सर्विसेज का माइंड बनाया कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है एंड उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एंड ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है। इस टाइम मैंने क्वालिफाई किया। फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में मैं प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लाइक आई फेल्ड इन प्रीलिम्स। दिस टाइम आई डिड ऑल द 3 स्टेजेस। ओके, सो मैम कहीं ना कहीं जब हमें असफलताएं मिलती हैं और साथ में हमें उसके बाद अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन मिलता है, तो मैम आपका क्या रिएक्शन था, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपका अच्छे रैंक के साथ यूपीएससी सिलेक्शन हुआ? ओके, एक्चुअली मेरा रिएक्शन इतना अच्छा नहीं था क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम मोर, लाइक एटलीस्ट इन टॉप 100 आई वॉज एक्सपेक्टिंग, पर वो नहीं हो पाया। एक तो रीज़न ये था कि मुझे मेरे पवेड के जो पेपर थे, ऑप्शनल के पेपर और हिंदी इंग्लिश के पेपर, उस टाइम मुझे कोविड हो गया था। तो इस वजह से मुझे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो मुझे ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी। बट मम्मी पापा को लाइक दे वर हैप्पी कि एटलीस्ट मेरा सिलेक्शन तो हुआ है। लाइक आई वॉज फेलिंग फॉर द 2 times I failed in UPSC, so they were quite happy. Everybody was happy, and later I also thought that okay fine, at least I got selected and it is also a good rank, so it was satisfactory but not that much. ओके, सो मैम जैसे कि जब आपने बताया कि आपने तैयारी करना स्टार्ट किया, मैम आप सेल्फ स्टडी किया है, हाँ। तो मैम कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि मटेरियल खुद से सर्च करना होता है, कैसे गाइडेंस ली, कैसे स्टार्ट? एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने कुछ मंथ के लिए कोचिंग ज्वाइन किया था, मैं दिल्ली गई, बट उसके बाद मेरा वहाँ पे सीलिंग का कुछ चक्कर चल रहा था। मेरा इंस्टीट्यूट वो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह की वजह से सील कर दिया गया कुछ महीने के लिए। उसके बाद मैंने 2-3 महीने जब क्लासेस में नहीं जा रही थी तो मैंने फिर सोचा मैं सेल्फ स्टडी कर लेती हूँ। जब मैंने खुद से पढ़ के देखा तो आई फेल्ट कि ये ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिव है, तो मुझे अपना खुद ही करना चाहिए। तो रिसोर्सेज जैसे कि टॉपर्स बताते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाता है, गूगल कर सकते हैं आप, वैसे मैंने अपने रिसोर्सेज सेलेक्ट किए। रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा मैंने कम रखे थे, लाइक मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट का एक ही बुक पढ़ती थी, उसी को मैं बार बार पढ़ती थी। मैंने 2-3 बुक्स नहीं पढ़ी किसी भी सब्जेक्ट के। इवन मैंने ऑप्शनल के रिसोर्सेज भी अपने बहुत ही कम रखे थे। तो उस तरीके से मैंने लाइक गूगल से, इंटरनेट से हेल्प ली। कुछ मैं जिस इंस्टीट्यूट को मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पर भी मुझे लाइक कुछ गाइडेंस वहाँ से भी मिली, और बाकी यूट्यूब से टॉपर्स की वीडियोज़ देख कर इस तरीके से मैंने किया। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप यूपीएससी CSE की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रियासत अली सर के द्वारा IAS मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत वो सारे फीचर्स दिए जाते हैं जो लाखों रुपए खर्च करने पर आपको मिलते हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको फीचर बता देता हूँ। इसमें प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। डेली मेंस आंसर राइटिंग मिलेगी, आंसर राइटिंग के लाइव सेशंस मिलेंगे, साथ ही 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, साथ ही रिवीजन मॉक टेस्ट मिलेंगे और टारगेटेड शेड्यूल मिलेंगे। डेज वाइज भी मिलेगा और वीकली भी मिलेगा, क्योंकि अगर हमारे पास टारगेट होते हैं तो हम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाते हैं। ऐसे राइटिंग विद बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, CSET लाइव लेक्चर्स होंगे। सो गाइज इतने सारे फीचर आपको मिलने वाले हैं। सो आप ही खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको ज्वाइन करना नहीं, क्योंकि इतने सारे अच्छे फीचर होने के बाद डेफिनेटली आप कर सकते हो। और लास्ट ईयर के अगर मैं रिजल्ट की बात कहूँ तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। और रियासत अली सर के द्वारा ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग चलाई जाती है और इनकी टीम बहुत अच्छी है। साथ ही ये जो बैचेस हैं 10 और 12 सितंबर को स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की कंप्लीटली प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर भी है। सो मैम प्रीलिम्स के बारे में बताइए कि मैम प्रीलिम्स के लिए आप स्पेशली क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, मतलब कैसे चलती है, क्योंकि आप फर्स्ट 2 प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए हैं। एक्चुअली प्रीलिम्स मेरा जो है वो वीकेस्ट पॉइंट है। MCQs में मुझे बहुत दिक्कत होती है।
और इसके पीछे रीज़न ये होता है कि मुझे 4 स्टेटमेंट में से 3 आती होती हैं, एक नहीं आती होती है, एंड आप उसके बाद फिर नहीं कर पाते उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट। तो पहले जो 2 अटैम्प्ट्स थे उसमें मैंने क्या मिस्टेक किया कि मैं अपने जो टेस्ट करती थी उसको रिवाइज़ नहीं करती थी। जैसे टेस्ट किया फिर उसके बाद छोड़ दिया, या फिर जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको पढ़ लिया, दोबारा उस चीज़ को नहीं देखती थी। इस वाले अटैम्प्ट में मैंने क्या स्पेशल किया, पहले तो मैंने एक टेस्ट सीरीज ली। उससे पहले मैं क्या करती थी, टेस्ट सीरीज सिर्फ मार्केट से ख़रीदा, अटैम्प्ट करके देखा। इस बार मैंने परचेज किया कि मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करूँगी, राउत से मैंने वो ली थी और उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ कि मैं टेस्ट परफॉर्म करूँगी, मेरा स्कोर कार्ड वो लोग बनाएंगे, लाइक इंस्टीट्यूट मुझे अपना स्कोर कार्ड देगा, मेरे कहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है वो लोग मुझे सजेस्ट करेंगे। तो इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। दूसरा मैंने एक रिसोर्स फॉलो किया था जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, वो इनसाइट्स की बुक थी। क्वेश्चन बैंक वो बनाते हैं और हर एक सब्जेक्ट के लिए बनाते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, फॉर एवरी सब्जेक्ट दे डू इट। तो वो बुक्स मैंने जब उनसे लाइक कोई भी टॉपिक पढ़ के मैंने उनसे MCQ सॉल्व किए, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल था। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम MCQs को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर आप MCQs नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सिर्फ किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो प्रीलिम्स के हिसाब से आपको डिफरेंट तरीके से पढ़ना पड़ता है। आपके पास भले ही नॉलेज हो, अगर आप उसको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी नॉलेज को नहीं अप्लाई कर सकते हो, देन इट इज़ ऑफ नो रेलेवेंस। राइट मैम। मैम प्रीलिम्स के लास्ट जो कुछ महीने बचते हैं उस टाइम पे क्या करते थे आप स्पेशली? उस टाइम पे मेरा ये रहता था कि जैसे देखो पॉलिटी में मैं रिवाइज करती थी कि उसमें टेबल्स बनी होती हैं जिसमें हर एक चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन आर्टिकल्स, शेड्यूल्स वगैरह वगैरह ये सब है, तो वो मैं पॉलिटी के लिए रिवाइज करती थी। स्पेक्ट्रम के लिए उसके हर एक लाइक चैप्टर के पीछे समरी होती है, मैं वो रिवाइज करती थी। इकोनॉमी के लिए मैंने ये किया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, कोई नई टर्म आई है, करंट अफेयर से आई है, वो चीज़, और विजन IAS के जो PT 365 होते हैं वो रिवाइज करती थी। जो भी मैंने टेस्ट पहले कर लिए हैं, क्योंकि लाइक हम 6 मंथ पहले से कोई ना कोई टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जो भी मैंने टेस्ट किए हैं उनको वापस से मुझे रिवाइज करना होता था, ये मेरा था। और इसके अलावा आई थिंक और तो कुछ नहीं किया था मैंने। सो मैम जो पवेड ऑप्शनल है उसमें आपका कितना मार्क्स आया और कितना सपोर्टिंग लगा आपको बाकी GS में अगर देखें इसका ओवरलैप? मेरा एक्चुअली मैंने अभी आपको बताया कि मैं अपने पेपर के दौरान मेरी हेल्थ सही नहीं थी, तो जिस वजह से मेरा पवेड का स्कोर काफ़ी कम है। इट इज़ जस्ट 268, 134 दोनों पेपर में, और वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लाइक एटलीस्ट 300 होना चाहिए था। और मेरे को ये लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्टिंग तो देखो होता है, आपको GS में ओवरलैप करता है, एथिक्स में ओवरलैप करता है, उसके अलावा आपका पेपर 2 में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, पेपर 3 में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो मेरे को ये ऑप्शनल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप पढ़ते हो तो इसको बोर नहीं होगे, आप पढ़ते पढ़ते, मैं पवेड को पूरा दिन भी पढ़ सकती हूँ, लाइक मैं बोर नहीं होंगी उससे पढ़ते पढ़ते। लेकिन मेरा मार्क्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना मुझे लाइक मेरे को लगता था कि मेरी प्रिपरेशन जिस लेवल की है या जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं है, बट ठीक है। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना, पहले मुझे इंटरेस्ट था कि मैं जानूँ कैसे क्या होता है, इसलिए मैंने इस ऑप्शनल को चूज़ किया। राइट मैम। जैसे कि मैम जो टाइम मिलता है जो प्रीलिम्स के बाद 2 से 3 महीने का, तो उस टाइम पे आप कैसे करते थे मेंस के लिए तैयारी? प्रीलिम्स के और मेंस के बीच में मेरा जो टाइम था वो मैंने मेनली ऑप्शनल एथिक्स के लिए जो है रखा था, क्योंकि GS का ऑलमोस्ट हम जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। कुछ चीज़ें थी जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, वो मैंने स्पेसिफिकली उस दौरान पढ़ी थी। GS का ये पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सब मैंने उस टाइम रिवाइज नहीं किए थे क्योंकि टाइम भी नहीं बचता था। ऑप्शनल और कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह ली थी तो उनको टेस्ट देने में, उनके लाइक सोल्यूशन सर से समझने में, डिस्कशन में टाइम चला जाता था। तो GS के लिए मैंने पर्टिकुलरली कोई चीज़ रिवाइज नहीं की थी, बट ऑप्शनल मैंने पूरा अपना रिवाइज किया था बहुत अच्छे से। और एथिक्स का जो है मैंने उस टाइम पे जो है ज़्यादा रिविज़न किया था। GS के लिए बहुत कम किया था, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी आई वुड से, और कुछ टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री के थे जो मैंने उस टाइम पढ़े थे। अदरवाइज जो हम प्रीलिम्स के लिए चीज़ें पढ़ते हैं वो मैंने नहीं पढ़ी थी दोबारा। ओके। सो
सो मैम जैसे कि आपने बताया था कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स मैंने फॉलो करी हैं, तो मैम जो बुक्स होती हैं काफ़ी मोटी होती है, लेंदी होती है, कभी कभी हम पढ़ने उस सोचते इतने पढ़ भी पाएंगे या सही से पढ़ ले, तो मैम आपकी बुक्स को पढ़ने की क्या अप्रोच रहती है नॉर्मली? बुक्स को पढ़ने के लिए देखो, अगर कोई बच्चा है वो यूपीएससी के लिए आ रहा है तो उसको इतना तो वो खुद के ऊपर उसने यकीन रखा ही होगा कि वो मोटी बुक्स पढ़ सके। तो जब मैं कोई भी बुक पढ़ती थी तो मेरा स्ट्रेटजी ये था कि मैं उसका चैप्टर 1 से स्टार्ट करके लास्ट तक उसको ख़त्म करती थी। मतलब मेरा ये ओरिएंटेशन नहीं था कि मैं ये चैप्टर अनइम्पॉर्टेंट है इसको छोड़ देती हूँ, इम्पॉर्टेंट 1 पढ़ लेती हूँ। मैं चाहे रिवीजन कर रही हूँ, चाहे कुछ भी कर रही हूँ, मैं हमेशा बुक को फर्स्ट पेज से लेके और लास्ट पेज तक ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बीच में 2 चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो मे बी आप उस अगले चैप्टर में जा रहे हो, यू विल मिस समथिंग। तो मेरा शुरू से लेके लास्ट तक उसको पढ़ने का रहता था। और सिर्फ और सिर्फ मतलब बुक्स बहुत इजी हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी होती थी कि मुझे नहीं समझ में आ रही है तो मैं गूगल बुक से हेल्प ले लेती थी, बस ऐसे ही पढ़ती थी। सो मैम प्रिपरेशन में आपको कौन से टॉपिक या एरिया स्ट्रॉन्गेस्ट लगे अपने? पॉलिटी मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हिस्ट्री मेरा वीक है, लाइक एंशियंट मेडिवल, ये तो मुझे बिल्कुल मतलब बहुत ही कम मुझे आते हैं। ये मुझे थोड़ा मतलब ख़राब, हिस्ट्री में सिर्फ मुझे प्रॉब्लम थी। आर्ट एंड कल्चर भी मुझे थोड़ा ख़राब लगता है। उसके अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, बाकी सब चीज़ें मेरी स्ट्रॉन्ग ही थी। सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री वाले पोर्शन को छोड़ के। मैम आपकी तरह बहुत सारे गर्ल्स होंगे जो कि छोटे छोटे गाँव में रहते होंगे, तैयारी करना चाहते हैं या फिर एस्पिरेंट है फ्यूचर कैंडिडेट, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपको अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम फैमिली की वजह से या मतलब इकोनॉमी की वजह से किसी वजह से हम छोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एमएससी करने के बाद डिसाइड किया कि मुझे लाइक कुछ बनना है, मुझे अब आईएएस ऑफिसर बनना है। उससे पहले प्रोफेसर का ओरिएंटेशन था, बहुत ही अलग था। उससे पहले आइडिया नहीं था ये कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। और एमएससी जैसे कि यहाँ पर क्या होता है मेरे गाँव में कि अगर आप गर्ल हो और आप 18 क्रॉस कर गए हो तो आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको शादी करना है। और मैंने पापा को बोला तो पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, तेरा मन है तो हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे इवन पड़ोसियों को, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उन लोगों को हमेशा यही लगता था कि मैं शादी क्यों नहीं कर रही हूँ, लाइक मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हूँ, अपना करियर बर्बाद कर रही हूँ। तो इस तरीके के प्रेशर की वजह से हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आई वुड से कि आपको अगर आपके कोई ड्रीम्स है ना, आपके पास पैशन है, तो आपको उसे फॉलो करना चाहिए। कुछ भी हो कि आप मतलब ऐसा तो कुछ नहीं होगा, आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी, कोई ना कोई लर्निंग तो होगी। मतलब मैं मानती हूँ कि शॉर्ट नहीं कर सकते, आपकी 100% प्रेडिक्टेबिलिटी तो किसी चीज़ की भी नहीं है, लेकिन आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। अदरवाइज जब हम लाइक डेथ बेड पर होते हैं, एटलीस्ट उस टाइम हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अगर मैं तब ऐसा कुछ डिसीजन लेता तो शायद मेरी लाइफ कुछ डिफरेंट होती। तो जो भी मन करे वो ट्राई करना चाहिए। और भले ही मतलब लड़कियों के लिए स्पेशली मैं ये कहूँगी कि स्ट्रांगली डिटरमाइन करो, आपको लड़ना पड़े किसी से लड़ो, स्ट्रांगली डिटरमाइन करो। देखो जर्नी किसी की आसान नहीं होती है, मुझे भी लड़ना पड़ा बहुत लोगों से। मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया, पर इसके अलावा भी जैसे एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं, बहुत लोग बोलते हैं, मुझे भी बहुत लोगों से फाइट करना पड़ा, बट मैंने डिटरमाइन किया कि मुझे करना है। मैं कभी झुकी नहीं, मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो मेरे साथ खड़े रहे। पर आपको खुद को भी तो स्टेप लेना पड़ेगा ना, अगर मैं ही स्टेप नहीं लेती तो मेरे पापा किसे सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए आई वुड से गर्ल्स को कि अपने जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो करो, उसे चेज करो और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ करो। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा मैम ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपकी इनकी जर्नी से इंस्पायर हुए, कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।